हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द आई टेक वर्ल्ड ऑफ Hackathon। आज हम लाए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 501। उसका है यूनिट 3। ये वीडियो वन शॉट में ही होगी और इस यूनिट का नाम है डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। चलिए पहले इस टॉपिक को हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये टॉपिक आखिर हमसे कहना क्या चाहता है। डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो जाए। तो आखिर डेटाबेस डिज़ाइन होता क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब होता है एक ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार करना जिसमें डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और मैनेज किया जा सके। ये डिज़ाइन करते वक्त हमें इंश्योर करना होता है कि डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा का अननेसेसरी डुप्लीकेशन कम से कम हो, डेटा को आसानी से रिट्रीव और मॉडिफाई किया जा सके और टेबल्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जाए। आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? अब नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं तो नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें हम डेटाबेस को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि डेटा रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी अवॉइड हो। यह एक प्रोसेस है जो मल्टीपल स्टेप में की जाती है। हर स्टेप को एक नॉर्मल फॉर्म यानी एन कहते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एन सेकेंड एन थर्ड एन और BCNF, ये सारे अभी समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसीज से। ठीक है, हम लोग का पहला टॉपिक है और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है DBMS का। ठीक है, जो बताता है कि एक एट्रीब्यूट यानी कॉलम का दूसरा एट्रीब्यूट पर कैसे डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक टेबल में एट्रीब्यूट A का वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट B का वैल्यू डिटरमाइन कर सकता है तो हम कहते हैं कि B इज़ फंक्शनलिटी डिपेंडेंट ऑन A। ठीक है, मतलब अगर हम A का वैल्यू जानते हैं तो हम बिना किसी कंफ्यूजन के B का वैल्यू भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर A है, A जो है समझ लीजिए अगर A है, अगर वो B का वैल्यू जानता है, ठीक है, यहाँ पे A को डिटरमाइन के A को जो है वो डिटरमाइन बोलते हैं और B को जो है डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझ लीजिए, मान लो एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें कॉलम्स है। ठीक है, दो कॉलम्स हैं, एक में है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और ब्रांच। ठीक है, और समझ लीजिए यूनिक आईडी ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ब्रांच ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर जो रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो रोल नंबर है वो जो से हम सीधा स्टूडेंट के नाम और ब्रांच आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप लिखा जा सकता है रोल नंबर डिटरमाइन के, ये जो साइन है इसको डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, डिटरमाइन भी बोलते हैं। ठीक है, रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट नेम। ठीक है, और जो रोल नंबर है उससे हम ब्रांच भी पता कर सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर इक्वल टू ब्रांच। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रोल नंबर का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि स्टूडेंट नेम और ब्रांच क्या होगा। इसके कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूनिक डिटर्मिनेशन, सिंगल वैल्यू, प्राइमरी की, और इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ठीक है, वो अभी आगे जाके हम लोग समझेंगे। पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो अगर हम बात करें तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज दो एट्रीब्यूट्स के बीच का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये एक कंस्ट्रेंट है जो बताता है कि एक रिलेशन यानी टेबल में दो एट्रीब्यूट कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, अगर एक एट्रीब्यूट y है, इफ एट्रीब्यूट y इज फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर एक एट्रीब्यूट y दूसरे एट्रीब्यूट x पर फंक्शनली डिपेंड होता है तो इसको x एरो डिपेंडेंट इक्वल टू y होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x दिखाया जाता है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू यूनिकली y का वैल्यू डिटरमाइन करता है। ठीक है, मतलब अगर हम x का वैल्यू जानते हैं तो y का वैल्यू भी पक्का बता सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में अगर समझें तो ए एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है, जिसमें कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस टू एम्प्लॉय नेम, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आईडी के लिए एक यूनिक एम्प्लॉय नेम होगा। हर एम्प्लॉय का आईडी अलग है तो उनका नेम भी यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के कुछ रोल्स होते हैं। ठीक है, तो रोल्स ये होते हैं कि डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करना। FD की वजह से, जो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से हम डेटा को कंसिस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि
एक एट्रीब्यूट दूसरे का वैल्यू एक्यूरेटली डिटरमाइन करता है। और फिर क्या, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करके अपना डेटाबेस, ठीक है, डिज़ाइन सुधारते हैं और उसमें रिडंडेंसीज यानी एक्स्ट्रा डेटा को हटाते हैं। और फिर क्या, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करना। फंक्शनल डिपेंडेंसीज का पता लगा के हम अननेसेसरी डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड कर सकते हैं और डेटाबेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो अभी तक जब हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसीज में पढ़े हैं, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक कंस्ट्रेंट है जो एट्रीब्यूट्स के बीच का यूनिक रिलेशन बताता है। इसका सही यूज़ डेटा कंसिस्टेंसी, नॉर्मलाइजेशन और रिडंडेंसी को मैनेज करने के लिए होता है। तो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं कंस्ट्रेंट ऑन टपल्स इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंस्टेंट, मतलब कि अगर बात करें जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में टपल्स को देखते हैं तो कुछ कंस्टेंट्स अप्लाई होते हैं। यहाँ टपल्स का मतलब होता है टेबल्स के रोज जिसमें डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगर हमारे पास एक रिलेशन आर है और दो टपल्स रोज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास एक रिलेशन आर है और उसके दो टपल्स आर हैं, मतलब कि दो टपल्स हैं T1 और T2। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होगा वो अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा डिटरमाइन टू गामा या वाई कह लें या ए इक्वल टू वाई कह लें कि केस में कुछ रूल्स फॉलो करता है। अगर अल्फ़ा डिटरमाइंस टू गामा डिपेंडेंसी होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो है एट्रीब्यूट सेट का वैल्यू वाई यानी एट्रीब्यूट सेट का वैल्यू डिटरमाइन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें दो टपल्स रोज यानी T1 और T2 का अल्फ़ा का वैल्यू सेम है तो गामा का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के ज़रिए अगर समझते तो वही एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम। तो अगर एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय नेम यानी एम्प्लॉय नेम इज़ फंक्शनलिटी डिपेंड ऑन एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अगर T1 और T2 दो अलग अलग रोज हैं और दोनों का एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू सेम है तो T1 यानी अल्फ़ा, यहाँ जो अल्फ़ा को हम लोग एम्प्लॉय आईडी से हम लोग डिटरमाइन कर दिए हैं, तो T1 इक्वल टू T2 एम्प्लॉय आईडी। तो उन दोनों रोज का एम्प्लॉय नेम का वैल्यू भी सेम होगा। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो दो टपल्स यानी रोज, ठीक है, का अगर अल्फ़ा यानी एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू सेम है तो उनका गामा यानी एम्प्लॉय नेम का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि जब एक एट्रीब्यूट दूसरे पर फंक्शनली डिपेंड हो तो दो टपल जिनको अल्फ़ा यानी इनपुट एट्रीब्यूट का वैल्यू सेम है या उनके गामा यानी डिपेंडेंट एट्रीब्यूट का वैल्यू भी सेम रहे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शनल डिपेंडेंसी गलत होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे इन्फरेंस रूल्स। इन्फरेंस से आप वाकिफ़ होंगे, DSTL में हम बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के इन्फरेंस रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं DBMS में, क्योंकि इनका यूज़ करके हम नए फंक्शनल डिपेंडेंसी डिराइव करते हैं या किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी का लॉजिक प्रूफ करते हैं। हर रूल को एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए, पहला रूल क्या है, रिफ्लेक्सिविटी रूल। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी रूल कहता है कि अगर बीटा का सबसेट ए है, बीटा का जो सबसेट है वो ए के बराबर है तो अल्फ़ा जो है वो हमेशा डिटरमाइन करेगा बीटा को, हमेशा ट्रू होगा। अल्फ़ा टेंड्स टू या डिटरमाइंस टू बीटा हमेशा ट्रू होगा। मतलब अगर एट्रीब्यूट का सबसेट उसी एट्रीब्यूट सेट में एग्जिस्ट करता है तो वो अपने ऊपर डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल की बात कर लें, मान लो रिलेशन में अल्फ़ा इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम है और बीटा इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी है, तो ये डिपेंडेंसी हमेशा ट्रू होगी क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम डिटरमाइंस टू एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों का वैल्यू पता है तो एम्प्लॉय आईडी को डिटरमाइन करना ऑब्वियस है क्योंकि वो उसका पार्ट है। अब हम ऑगमेंटेशन रूल की बात करते हैं। तो ये कहता है कि अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा है तो ट्रू है। अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा ट्रू है तो अल्फ़ा और गामा दोनों को ऐड करके, अल्फ़ा और गामा दोनों को ऐड करके भी डिपेंडेंसी रख सकते हो तो ये भी ट्रू होगा, यानी अल्फ़ा गामा डिटरमाइंस टू बीटा गामा फॉर एनी गामा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, अगर हमें पता है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी
टेंड्स टू एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम डिपार्टमेंट को ऐड करते हो तो ये भी ट्रू होगा। अगर उसमें एम्प्लॉय आईडी के साथ डिपार्टमेंट भी तुम ऐड करते हो तो वो भी सही होगा। एम्प्लॉय आईडी विद डिपार्टमेंट, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम विद डिपार्टमेंट, तो इसमें कोई फॉल्स नहीं होगा, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब हम ट्रांसिटिविटी रूल की बात करते हैं। तो ट्रांसिटिविटी रूल कहता है कि अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा होता है और बीटा डिटरमाइन टू गामा होता है तो हम ये डिराइव कर सकते हैं कि अल्फ़ा डिटरमाइन टू गामा भी ट्रू होगा। ठीक है, ये सेम है जैसे मैथ्स में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन आप सब पढ़े होंगे। अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा है तो और बीटा डिटरमाइन टू गामा है तो अल्फ़ा डिटरमाइन टू गामा भी ट्रू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय नेम के मतलब जैसे बात कर लें, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन टू एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम डिटरमाइन टू डिपार्टमेंट भी हो जाएगा। तो हम डिराइव कर सकते हैं जो एम्प्लॉय आईडी है वो डिपार्टमेंट के भी इक्वल हो सकता है। अब हम कॉम्प्लीमेंटेशन रूल देखते हैं। तो अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा है, ये ट्रू है। अगर इफ़ अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा ट्रू है तो अल्फ़ा डिटरमाइन टू आर माइनस बीटा, यानी आर को पूरा रिलेशन का सेट है और आर माइनस बीटा का मतलब है बीटा के अलावा सब कुछ। ठीक है, बीटा के अलावा सब कुछ भी ट्रू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर तुम्हें पता है एम्प्लॉय आईडी टेंड्स टू मतलब कि डिटरमाइन टू एम्प्लॉय नेम, तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो डिटरमाइन कर सकता है आर माइनस एम्प्लॉय नेम, जिसमें बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जैसे डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, अब हम मल्टी वैल्यूड ऑगमेंटेशन देखते हैं। मल्टी वैल्यूड क्या कहता है कि अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा ट्रू है तो तुम अगर अल्फ़ा गामा लिखते हो तो ये डिपेंडेंसी बीटा पे काम करेगी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी बीटा पे काम करेगी, यानी अल्फ़ा गामा टेंड्स टू बीटा हमेशा ट्रू होगा फॉर एनी एडिशनल एट्रीब्यूट ऑफ गामा। एग्जाम्पल तौर पे समझो, अगर तुम्हें पता है एम्प्लॉय आईडी और डिटरमाइन टू एम्प्लॉय नेम, तो अगर तुम डिपार्टमेंट ऐड करते हो तो भी एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट और डिटरमाइन टू एम्प्लॉय नेम हमेशा ट्रू होगा। मल्टी वैल्यूड की बात करते हैं। मल्टी वैल्यू ट्रांसिटिविटी रूल। मल्टी वैल्यू ट्रांसिटिविटी रूल कहता है अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा है और बीटा डिटरमाइन टू गामा है तो अल्फ़ा डिटरमाइन टू गामा भी ट्रू होगा और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें, अगर कोई बुक आईडी है डिटरमाइन टू ऑथर है और ऑथर डिटरमाइन टू पब्लिशर है तो बुक आईडी पब्लिशर भी ट्रू होगा। अब रेप्लिकेशन रूल है। रेप्लिकेशन रूल सीधा कहता है कि अगर अल्फ़ा जो है वो, तो अब रेप्लिकेशन रूल को समझते हैं हम लोग। तो रेप्लिकेशन रूल हमें ये कहता है कि जब अल्फ़ा जो है वो डिटरमाइन बीटा ट्रू है तो अल्फ़ा डिटरमाइन अल्फ़ा बीटा भी ट्रू रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि तुम ओरिजिनल एट्रीब्यूट को दोबारा लिखने पे भी सेम डिपेंडेंसीज बनी रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें, अगर तुम्हें पता है, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन टू एम्प्लॉय नेम, तो हम लिख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन टू एम्प्लॉय आईडी विद एम्प्लॉय नेम। अब बात करते हैं यूनियन रूल की। ठीक है, यूनियन रूल कहता है कि अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा है, ठीक है, अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा है और अल्फ़ा डिटरमाइन टू गामा है और दोनों ट्रू है तो तुम उनको कंबाइन करके भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रूल की। तो डिकम्पोजिशन रूल कहता है अगर तुम्हारे पास अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा गामा है तो तुम इसे दो अलग अलग डिपेंडेंसीज पे भी तोड़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा और अल्फ़ा डिटरमाइन टू गामा। अब सूडो ट्रांसिटिविटी रूल कहता है, सूडो ट्रांसिटिविटी रूल कहता है कि अगर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा है और गामा बीटा डिटरमाइन टू डेल्टा है ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि गामा अल्फ़ा डिटरमाइन टू डेल्टा भी ट्रू होगा। अब हम देखते हैं कि ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को समझना और डिराइव करने में मदद करता है। अब हम आ जाएंगे हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के टाइप में, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती है जहाँ पर अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा, यानी अल्फ़ा डिटरमाइन टू बीटा तब ट्रिवियल होती है जब बीटा और अल्फ़ा का सबसेट हो।
ठीक है, बीटा अल्फा का सबसेट हो। ठीक है, मतलब जब डिपेंडेंट एट्रीब्यूट ऑलरेडी डिटरमाइन एट्रीब्यूट के अंदर इंक्लूडेड हो तब उसको ट्रिवियल कहते हैं। इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन डिराइव नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें, जब अल्फ़ा मतलब ए डिटरमाइन ए है, यानी यहाँ पे ए जो है खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ए का वैल्यू ए को डिटरमाइन करता है, जो ऑब्वियस है, इसको ट्रिवियल कहेंगे। ठीक है, अगर ए बी डिटरमाइन ए है, यहाँ पे ए जो है वो ऑलरेडी ए बी का पार्ट है, तो ए को डिटरमाइन करना भी ऑब्वियस है, इसलिए ये भी ट्रिवियल डिपेंडेंसीज है। तो अगर डिपेंडेंसीज का राइट साइड, ठीक है, इसको राइट साइड क्या कहेंगे, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड का पार्ट हो तो उसको ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अब हम नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात करें तो ए जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज यानी अल्फ़ा जो है वो डिटरमाइन बीटा, तब नॉन ट्रिवियल होता है जब बीटा जो है अल्फ़ा का सबसेट ना हो। ठीक है, जब बीटा जो है अल्फ़ा का सबसेट ना हो, यानी जब डिपेंडेंट एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड में एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स का पार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ए जो है वो डिटरमाइन बी, यहाँ बी का जो वैल्यू है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन बी जो है लेफ्ट साइड में नहीं है, यानी सबसेट नहीं है, इसलिए ये नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज है, क्योंकि कुछ नई इन्फॉर्मेशन डिराइव हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग सीधी बात करें, ठीक है, तो कैनोनिकल कवर में जब जाएंगे तो कैनोनिकल कवर का मतलब होता है एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मिनिमल वर्जन, जिसमें रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को हटा दिया जाता है लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की मीनिंग सेम रहती है। ये कैनोनिकल कवर यूज़ होता है ताकि हम डेटाबेस को सिंप्लीफाई कर सकें बिना इंफॉर्मेशन को लूज़ किए। ठीक है, तो हम बात करें अगर एक छोटा सा ओवरव्यू, तो ट्रिवियल डिपेंडेंसीज मतलब जब डिपेंडेंट एट्रीब्यूट ऑलरेडी डिटरमाइन एट्रीब्यूट का पार्ट हो, और नॉन ट्रिवियल मतलब जब डिपेंडेंट एट्रीब्यूट डिटरमाइनिंग एट्रीब्यूट का पार्ट ना हो। और कैनोनिकल कवर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को सिंप्लीफाई करना ताकि उनका मिनिमल रिप्रेजेंटेशन हो विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास एक रिलेशन है आर इक्वल टू ए बी सी, और इस रिलेशन का फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है एफ इक्वल टू ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन टू सी। ठीक है, इसमें हमको कैनोनिकल कवर डिटरमाइन करना है। तो हम लोग का पहला स्टेप है डिकम्पोज फंक्शनल डिपेंडेंसीज। इस स्टेप में हमें चेक करना है कि क्या फंक्शनल डिपेंडेंसीज को और तोड़ने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज यानी ए डिटरमाइन टू बी और बी डिटरमाइन टू सी दोनों ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब इनमें से कोई भी डिपेंडेंसीज ऐसी नहीं है जिससे हम और तोड़ सकें, तो इस स्टेप में कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। अब हम जब स्टेप 2 में जाएंगे तो इसमें कहेगा रिमूव रिडंडेंट डिपेंडेंसीज। अगर हम रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं, यानी रिडंडेंट का मतलब है ऐसी डिपेंडेंसीज जो अननेसेसरी है या फिर जिन्हें हम एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चेक फॉर रिडंडेंसी करते हैं, तो यहाँ हम ट्रांजिटिविटी रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रांजिटिविटी का रूल यूज़ करेंगे। ए जो है डिटरमाइन टू बी और बी डिटरमाइन टू सी है, तो हम कह सकते हैं ए जो है डिटरमाइन टू सी होगा। ट्रांजिटिविटी रूल एक बार ऊपर जाके आप और देखेंगे। ठीक है, तो फिर इसका अगर तो हम कैसे डिराइवेशन करेंगे, तो पहले हमारे पास है ए डिटरमाइन टू बी और बी डिटरमाइन टू सी। इसका मतलब है कि ए से सी का वैल्यू इनडायरेक्टली डिटरमाइन होता है, लेकिन ए से सी को हम डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली जो है मेंशन नहीं किए हैं। तो रिडंडेंसी एनालिसिस करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि क्या बी जो है वो सी को डिटरमाइन करता है और ए जो है वो सी के बिना भी रखा जा सकता है। तो अगर हम ए जो है अगर हम अगर हम बी को जो है वो सी से डिटरमाइन कर सकते हैं और रिमूव कर दें, अगर बी को जो है वो डिटरमाइन करते हुए सी को रिमूव कर दें, तो ए डिटरमाइन टू बी से हम सिर्फ बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बी का वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसलिए बी डिटरमाइन टू सी रिडंडेंट नहीं है, क्योंकि ए से सी का वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकलता है। ठीक है, तो फाइनल जो
हम लोग का कैनोनिकल कवर हो जाएगा, जो कैनोनिकल कवर है। अगर अब हमारे पास कोई रिडंडेंट डिपेंडेंसी नहीं है तो फाइनल कैनोनिकल कवर अभी भी वही है, यानी ए डिटरमाइन टू बी और बी डिटरमाइन टू सी। तो अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो स्टेप 1 में हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक किया और देखा कि इन्हें और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और स्टेप 2 में बात करें तो हमने रिडंडेंसी को एनालाइज किया और ये पता किया कि बी डिटरमाइन टू सी को हम ए डिटरमाइन टू सी के बिना नहीं हटा सकते। तो फाइनल जो हो जाता है हम लोग का ए डिटरमाइन टू बी और बी डिटरमाइन टू सी, यानी वही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंप्यूट भी कर लिए। तो ये प्रोसेस हमको हेल्प करता है कि अपने फंक्शनल डिपेंडेंसीज को सिंप्लीफाई कर सकें बिना किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लूज़ किए। इससे हम लोग डेटाबेस को ज़्यादा एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट पार्ट में, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब किसी एट्रीब्यूट सेट यानी अल्फ़ा का पूरा सबसेट किसी दूसरे एट्रीब्यूट गामा, ठीक है, को डिटरमाइन करता है, तब उसे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की मान लें जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन है R=ABC, ठीक है, और उसमें अगर हम ये देखते हैं कि A जो है वो डिटरमाइन टू C है और A का कोई प्रॉपर सबसेट है C, ठीक है, A का कोई प्रॉपर सेट नहीं है जो कि डिटरमाइन करता है C को, ठीक है, तो A जो है वो डिटरमाइन करेगा C, यही हम लोग का हो जाएगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, जब किसी एट्रीब्यूट सेट यानी अल्फ़ा का सिर्फ एक पार्ट से गामा डिटरमाइन हो जाता है तब उसे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। हमारे पास रिलेशन है R=ABC और ए बी जो है वो डिटरमाइन टू सी है। अगर ऐसा पाया जाए कि सिर्फ ए जो है वो डिटरमाइन सी है तो ए बी जो है वो डिटरमाइन टू सी होगा, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी होगा, क्योंकि सी जो है वो सिर्फ ए के एक पार्ट पर डिपेंडेंट है, ए बी का पूरा कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। ये जो डायग्राम दिया है हम लोग समझते हैं। तो डायग्राम में ऑरेंज बॉक्सेज जो है वो प्राइमरी कीज़ हैं, ठीक है, जो ऑरेंज बॉक्सेज हैं वो प्राइमरी की हैं, ठीक है, प्राइमरी कीज़ को दिखाता है। और एरोज जो ब्लैक बॉक्सेस की तरफ जा रहे हैं वो डिपेंडेंसीज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और डायग्राम के अंदर जो डिपेंडेंसीज दिखाई गई है वो पार्शियल डिपेंडेंसीज है। जैसे यहाँ कस्टमर आईडी दिखा हुआ है कहीं, जो कस्टमर आईडीज़ हैं, ठीक है, कस्टमर आईडीज़ के बेसिस पर नेम को हम पार्शियली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी नेम, ठीक है, प्रोडक्ट आईडीज़ के बेसिस पर डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी ऑर्डर को भी पार्शियली डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, वही शो कर रहा है। तो ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि हमें पूरी एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, एक पार्ट भी काम करता है। ठीक है, अब हम इक्वलेंसी एक प्रॉब्लम देखते हैं, चेकिंग इक्वलेंसी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो हमें दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दिया गया है। ठीक है, F=A डिटरमाइन टू C, AC डिटरमाइन टू D, E डिटरमाइन टू AD और E डिटरमाइन टू H। ठीक है, और G=A डिटरमाइन टू CD और E डिटरमाइन टू AH। हम चेक करेंगे क्या F और G इक्विवेलेंट है या नहीं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला क्या, क्लोजर ऑफ F। सबसे पहले हमें F से कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव करने हैं। ये काम करते वक्त हम कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ काम करते वक्त कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे। पहला क्या कि हम लोग ई डिटरमाइन टू AD, ठीक है, को हम ब्रेक करते हैं। तो ई को जो है वो मतलब ई डिटरमाइन टू ए भी लिख सकते हैं और ई जो है वो डी मतलब ई डिटरमाइन टू डी भी लिख सकते हैं। किस रूल से, डिकम्पोजिशन रूल से। ऊपर जाके सारे रूल्स इन्फरेंस रूल से एक रूल है डिकम्पोजिशन रूल। अगर ई जो है वो डिटरमाइन टू ए डी है तो हम इसको अलग अलग भी तोड़ कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन रूल का यूज़ किए हैं, जो कहता है कि अगर ए जो है डिटरमाइन टू बी सी है तो हम ए जो है बी को लिख सकते हैं और ए डिटरमाइन टू सी निकाल सकते हैं। और फिर हम यूनियन रूल का यूज़ करेंगे। तो ई डिटरमाइन टू एच ऑलरेडी एफ में दिया है। ठीक है, अब यूजिंग द यूनियन रूल हम ये कह सकते हैं तो ई डिटरमाइन टू ए एच ये यूनियन रूल का है कि अगर ऑलरेडी वो अवेलेबल है तो ई डिटरमाइन टू ए एच हम लोग कह सकते हैं।
तो ये यूनियन रूल कहता है कि अगर आपके पास ए डिटरमाइन टू बी है और ए डिटरमाइन टू सी है, तो आप कह सकते हैं कि ए डिटरमाइन टू बी सी। ठीक है, और फिर सूडो ट्रांजिटिविटी रूल का स्टेप थर्ड में अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ए डिटरमाइन टू सी है और ए सी डिटरमाइन टू डी है, यानी सूडो ट्रांजिटिविटी रूल कहता है कि अगर ए जो है वो डिटरमाइन करता है बी को, ठीक है, और बी सी जो है वो डिटरमाइन करता है डी है, तो ए जो है वो डी भी होगा। तो हम डिराइव करते हैं तो हमारे पास ए डिटरमाइन टू डी हो जाता है। ठीक है, अब यूनियन रूल को वापस से अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ए डिटरमाइन टू सी और ए डिटरमाइन टू डी, ठीक है, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ए डिटरमाइन टू सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिर से यूनियन रूल का यूज़ किया और हमारे पास ए डिटरमाइन टू सी डी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम स्टेप 2 देखेंगे, कंपेयर विथ जी करेंगे। ठीक है, अब हम जी के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हमने एफ से ई डिटरमाइन टू ए एच, ठीक है, और ए डिटरमाइन टू सी डी, जो कि ये दोनों डिपेंडेंसीज एग्जैक्टली जी में हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जी में दोनों अवेलेबल हैं। और स्टेप 3 देखेंगे तो कंक्लूज़न, क्योंकि जी में जो डिपेंडेंसीज है वो सब एफ से डिराइव की गई हैं, तो हम कंक्लूड करते हैं एफ और जी इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो आंसर एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन सा रूल यूज हुआ है? डिकम्पोजिशन रूल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को तोड़ने के लिए यूज़ हुआ है, और यूनियन रूल मल्टीपल डिपेंडेंसीज को कंबाइन करने के लिए यूज़ हुआ है, और सूडो ट्रांजिटिविटी रूल इनडायरेक्ट डिपेंडेंसीज को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमें पता चलता है कि कैसे हम एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज से दूसरे सेट को डिराइव कर सकते हैं। ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन और डिज़ाइन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट कंसिस्टेंट और एफिशिएंट है। ठीक है, अब एल्गोरिथम देखेंगे मिनिमल कवर को फाइंड करने का। तो मिनिमल कवर का मतलब है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सबसे छोटा सेट जो ओरिजिनल सेट के इक्विवेलेंट हो। इससे आप अपने डेटाबेस को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। चलिए इस एल्गोरिथम को समझते हैं पहले। ठीक है, तो पहला स्टेप है राइट हैंड साइड को सिंगल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना। हर फंक्शनल डिपेंडेंसीज का राइट हैंड साइड सिर्फ एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस में मान लो आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, फॉर ईच फंक्शनल एक्स डिटरमाइन टू y1 y2 ऐसे करके yn तक। ठीक है, इसको आपको तोड़ना होगा तो रिप्लेस करते हैं इसे x डिटरमाइन टू y1 x डिटरमाइन टू y2 ऐसे करके करते जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप इंश्योर करता है कि हर डिपेंडेंसी के राइट साइड पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट हो, जो मिनिमल कवर को पहला रूल है। ठीक है, अब स्टेप 2 देखेंगे एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट को रिमूव करना। यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड से कोई एट्रीब्यूट हटाया जा सकता है बिना डिपेंडेंसी को लूज़ किए। ठीक है, प्रोसेस देखेंगे तो हर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए x डिटरमाइन टू y है। हमें चेक करना है कि क्या x में से कोई एट्रीब्यूट हटा सकता है। अगर एट्रीब्यूट को रिमूव करने से सेट की इक्विवेलेंस बची रहती है तो उसे हटा देते हैं। और फिर मान लो हमारे पास जैसे ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, और डिटरमाइन टू सी है। चेक करते हैं कि क्या बी जो है डिटरमाइन टू सी है, चेक करते हैं क्या जो बी है उसको हटा सकते हैं या नहीं। अगर ए जो है वो डिटरमाइन टू सी भी ट्रू है तो बी को एक्सटेनियस है, यानी बी जो है वो एक्सटेनियस है और उसको हटा दें। अब हम स्टेप 3 देखेंगे, तो रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना। ठीक है, इस स्टेप में हम चेक करते हैं कि क्या किसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को दूसरी डिपेंडेंसी से डिराइव किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो x जो है वो डिटरमाइन टू y है। देखते हैं कि क्या ये डिपेंडेंसी दूसरी डिपेंडेंसी से डिराइव हो सकती है। अगर हाँ तो इस डिपेंडेंसी को हटा देंगे। सपोज दैट हमारे पास a डिटरमाइन टू b है, ठीक है, और b डिटरमाइन टू c है। तो हम चेक करते हैं कि क्या a जो है वो डिटरमाइन टू c को डिराइव किया जा सकता है। अगर हाँ तो a टू c जो है वो हमारा रिडंडेंट होगा। इस एल्गोरिदम से हम जो है मिनिमल कवर निकाल सकते हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ऑप्टिमाइज़ करेगा। ये एल्गोरिदम इंश्योर करता है कि आसपास मतलब कि सिर्फ वो डिपेंडेंसीज ज़रूरी हैं, इससे रिडंडेंसी कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है।
ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक बार समरी लेते हैं। तो स्टेप 1 में राइट हैंड साइड को सिंगल एट्रीब्यूट्स में तोड़ना, और स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड साइड को एक्सट्रोनियस से एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना, और स्टेप 3 में रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को हटा देना। ठीक है, अब हम मिनिमल कवर के डिफिनीशन देखते हैं। तो मिनिमल कवर जो है एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सिंप्लीफाइड सेट है जो ओरिजिनल डिपेंडेंसीज के क्लोजर को प्रिजर्व करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला राइट हैंड साइड, दूसरा एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट, और तीसरा रिडंडेंट डिपेंडेंसीज। राइट हैंड साइड क्या, हर डिपेंडेंसीज का राइट हैंड साइड सिर्फ एक एट्रीब्यूट होता है। और एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स क्या, लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट नहीं होते। और रिडंडेंट डिपेंडेंसीज क्या, कोई भी रिडंडेंट डिपेंडेंसीज नहीं होती। अब एक प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है कि कन्वर्ट करना है फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट को मिनिमल कवर में। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सी, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ सेट दी गई है जिसमें पर ए डिटरमाइन टू बी डिटरमाइन टू सी और ए बी डिटरमाइन टू बी, ऐसे करके हमको दिया है। इसको हम मिनिमल कवर में करेंगे। तो पहला हम लोग का क्या स्टेप है कि सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करना है और उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो दी गई है ए डिटरमाइन टू बी, ये सारी जो दी गई है, यहाँ पर सभी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी राइट हैंड साइड में सिंगल एट्रीब्यूटेड है। तो हम इस स्टेप में कुछ नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, रिमूव एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट को चेक करना है। तो फिर चेकिंग, फिर अब चेक करते जाएंगे। तो ए डिटरमाइन टू बी, इसमें कोई एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट नहीं है। बी डिटरमाइन टू सी, इसमें भी कोई एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट नहीं है। अब जब ए बी डिटरमाइन टू बी आता है तो इसको हम ए डिटरमाइन टू बी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ए डिटरमाइन टू बी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे पास। ठीक है, अब हम आ गए ए बी डिटरमाइन टू सी। तो ए जो है वो सी से रिप्लेस होगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही हम लोग अगर देखें ए सी, ठीक है, इसको भी रिड्यूस करेंगे ए डिटरमाइन टू बी। अब हम तो हमें अब ये मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ए डिटरमाइन टू बी मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है, बी डिटरमाइन टू सी मिलता है, और क्या मिलता है, ए डिटरमाइन टू सी। ये तीन फंक्शन हमको मिलते हैं। अब रिमूव करेंगे रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को। अब हम रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं। ठीक है, अब ए डिटरमाइन टू बी, कोई भी रिडंडेंसी इसमें नहीं है। ए डिटरमाइन टू सी, इसमें भी कोई रिडंडेंसी नहीं है। और बी सी में भी, मतलब बी डिटरमाइन टू सी, इसमें भी कोई रिडंडेंसी नहीं है क्योंकि कोई भी डिपेंडेंसी दूसरी डिपेंडेंसी से डिराइव नहीं हो रही है, सब कुछ वैलिड है। तो हम लोग के पास फाइनल जो है मिनिमल कवर आता है ए डिटरमाइन टू बी, ए डिटरमाइन टू सी और बी डिटरमाइन टू सी। ये रहा हमारा मिनिमल कवर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ऊपर मिनिमल कवर में पढ़ते हैं, सबसे पहला स्टेप है राइट हैंड साइड को चेक किए तो कोई चेंज नहीं हुआ। स्टेप 2 में देखें तो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट को रिमूव किया, सिंपल डिपेंडेंसीज मिलती हैं। और स्टेप 3 में रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को चेक किया, सब कुछ वैलिड है। तो इस प्रोसेस से हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मिनिमल कवर निकाल सकते हैं जो डेटा कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं नॉर्मल फॉर्म में अपने। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स और टेबल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि रिडंडेंसी और डिपेंडेंसी मिनिमाइज हो सके। चलिए इसको अलग अलग नॉर्मल फॉर्म को डिटेल में समझते हैं। तो पहला आता है हम लोग का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक रिलेशन यानी 1NF में होता है अगर उसमें सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज़ हैं और हर कॉलम में सिर्फ एक वैल्यू होती है जो एट्रीब्यूट डोमेन से बिलोंग करती है। मान लो एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उसके फ़ोन नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ टेबल 1NF में यानी फर्स्ट NF में नहीं है। ठीक है, ये टेबल 1NF में नहीं है क्योंकि फ़ोन नंबर्स कॉलम्स में मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। इसको 1NF में अगर हम लोग लाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो मस्ट भी सेपरेटेड, अलग अलग हो जाएगा। अगर इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करें तो एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के डिटेल्स हैं लेकिन हर स्टूडेंट्स के मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो फर्स्ट NF में हमें इन कॉन्टैक्ट नंबर्स को अलग अलग रो में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड NF यानी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बात करेंगे। तो एक रिलेशन सेकेंड NF में होता है अगर वो फर्स्ट NF में है और
हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो मान लो एक रिलेशन है एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, वर्क डार्स, ठीक है। तो यहाँ जो है एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन टू प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आईडी जो और एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी डिटरमाइंस टू वर्क डार्स, ठीक है। ये 1NF में है, पर पार्शियल डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय आईडी से प्रोजेक्ट आईडी को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 2NF में लाने के लिए हमें पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो जब पार्शियल इसमें सेपरेशन करेंगे हम लोग तो प्रोजेक्ट आर्ट्स टेबल को अलग करेंगे और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल को अलग अलग करेंगे। तो अगर इसको हम लोग और अच्छे से समझें तो समझ लीजिए कॉलेज में एक स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में इनरोल हो सकता है। अगर स्टूडेंट का नाम और उनके सब्जेक्ट्स को एक टेबल में रखते हैं तो स्टूडेंट्स के नाम के बेसिस पर उनको सब्जेक्ट ईजिली असाइन कर सकते हैं। अब हम 3rd NF की बात करें तो एक रिलेशन 3NF में होता है अगर वो 2NF में है और कोई ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं है, यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मान लो हमें ये डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस टू डिपार्टमेंट, ठीक है, और डिपार्टमेंट डिटरमाइन टू मैनेजर। तो यहाँ जो है एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस टू मैनेजर एक ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी है। इसे 3NF में लाने के लिए हमें रिलेशन को अलग अलग टेबल में स्प्लिट करना होगा, जहाँ पर एम्प्लॉय टेबल अलग होगा, ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल अलग होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम लोग बात करें तो कॉलेज में अगर एक डिपार्टमेंट है जो अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स को असाइन करता है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट के फैकल्टी और उनके रोल्स को अलग टेबल में रखना बेटर होगा। अब हम आते हैं हमारे बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF, ठीक है। एक रिलेशन BCNF में होता है अगर वो 3NF में है और फंक्शनल डिपेंडेंसीज x डिटरमाइन टू y के लिए एट्रीब्यूट सेट x एक सुपर की होना चाहिए। मान लो कि ये डिपेंडेंसीज में यानी स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन टू कोर्स, ठीक है, और कोर्स डिटरमाइन टू इंस्ट्रक्टर। तो ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पर जो है स्टूडेंट आईडी सुपर की है, स्टूडेंट आईडी जो है वो सुपर की है और पर कोर्स नहीं, इसलिए BCNF में लाने के लिए हमें रिलेशन को स्प्लिट करना होगा, जहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2 बन जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लें, कॉलेज में अगर एक कोर्स से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर के साथ टॉट हो रहा है तो उन इंस्ट्रक्टर्स को अलग टेबल में स्टोर करना ज़रूरी है ताकि किसी इंस्ट्रक्टर की डिटेल चेंज करने पर डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन ना हो। चलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने 1NF, 2NF, 3NF और BCNF, ठीक है। कितने तरह के नॉर्मल फॉर्म? 4 तरह के नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट NF में क्या? एटॉमिक वैल्यूज़ और सिंगल एट्रीब्यूट। सेकेंड NF में क्या? 1NF के साथ फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। और 3NF के साथ 3NF में क्या कि 2NF के साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। और BCNF में क्या? 3NF के साथ हर फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट साइड सुपर की हो। तो नॉर्मलाइजेशन से हमें डेटा इंटीग्रिटी, रिडंडेंसी और रिडक्शन और एनोमोलीज से बचने में मदद मिलती है, ठीक है। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए गए हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो BCNF नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिज़ाइन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो बात ये है कि BCNF जो है वो स्ट्रिक्टर है या नहीं 3NF से। तो BCNF 3NF से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब 3NF में कुछ एनोमलीज हो सकती हैं तो BCNF इन सब एनोमलीज को रिजॉल्व कर देता है। इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है तो वो BCNF को वायलेशन है। दूसरा पॉइंट क्या है? रिडंडेंसी एंड एनोमलीज। BCNF इंश्योर करता है कि कोई भी रिडंडेंसी ना हो और पार्शियल या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से कोई एनोमली ना हो। इससे डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होती है और डेटा रिडंडेंसी कम होती है, ठीक है। और फिर क्या तीसरा पॉइंट क्या है? कंपोजिट की। BCNF रिलेशन उन केसेस में पर्टिकुलरली यूजफुल है जहाँ कंपोजिट कीज़ हैं। जब एक रिलेशन में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एक साथ प्राइमरी की बनाते हैं तो BCNF की ज़रूरत होती है ताकि फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रॉपरली हैंडल हो सके, ठीक है। अब दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो सभी 3NF रिलेशन BCNF नहीं होते लेकिन सभी BCNF रिलेशन 3NF होते हैं। ये क्लियर करता है कि अगर एक रिलेशन BCNF में है तो वो ऑटोमेटिकली 3NF में भी है।
पर 3NF रिलेशन में भी कभी कभी BCNF के रूल्स वॉलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या, आइडेंटिफाई फंक्शनल डिपेंडेंसीज। पहला स्टेप ये है कि उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना जहां लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है। जैसे अगर आपके पास डिपेंडेंसीज है x डिटरमाइन टू y और x जो है सुपर की नहीं है तो वो BCNF वायलेशन है। और दूसरा स्टेप क्या है, डिकम्पोज द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को स्प्लिट करना होगा ताकि हर फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लेफ्ट साइड पर सुपर की हो। इसका मतलब है कि आपको रिलेशन को ऐसे स्मॉल रिलेशन में बताना होगा जहाँ पर डिपेंडेंसीज को डिटर्मिनेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो। मान लो आपके पास ये रिलेशन है, रिलेशन स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, तो इन सबको अलग अलग बनाना होगा। ठीक है, और फिर क्या, प्रिजर्व ओरिजिनल डिपेंडेंसीज। डिकम्पोज रिलेशन को क्रिएट करने के बाद इंश्योर करना कि ओरिजिनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। ये ज़रूरी है ताकि डेटा कंसिस्टेंसी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक है, अब हम आ गए हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेट में क्या हमें दिया गया है, यूनिवर्सल रिलेशन स्कीमा। ठीक है, जहाँ पर R इक्वल टू ABCDFGHIJ। ठीक है, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई हैं, AB डिटरमाइन टू C और A सब दी गई हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैंडिडेट किसका पता लगाएंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट किसका पता लगाने के लिए एट्रीब्यूट्स के क्लोजर को कंप्यूट करते हैं। तो क्लोजर ऑफ AB, ये जो प्लस का साइन है ये क्लोजर डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ AB जब देखेंगे तो AB जो है शुरू में A और B शामिल है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज को अप्लाई करना, पहले क्या, AB जो है डिटरमाइन टू C है। ठीक है, यानी AB का क्लोजर देखें तो ABC, और फिर दूसरा देखेंगे तो A डिटरमाइन टू D और AB क्लोजर देखेंगे तो ABCDE, और वैसे हम लोग सबको जैसे दिखा देंगे चौथा, और फिर आखिरी जब देखेंगे तो ABCDFGHIJ। ठीक है, ऐसे करके जब AB का क्लोजर निकालें तो ABCDFGHIJ इक्वल टू R, सो AB इज़ अ कैंडिडेट की, जो AB जो हमारा वो कैंडिडेट की होगा। ठीक है, अब हम क्लोजर ऑफ A देखेंगे तो क्लोजर ऑफ A धीरे धीरे ऐसे देखेंगे तो A डिटरमाइन टू DE दिया है तो A का क्लोजर क्या हो जाएगा, ADE। वैसे D डिटरमाइन टू IJ दिया है तो A का क्लोजर हो जाएगा ADEIJ। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें तो सारे एट्रीब्यूट्स नहीं हैं। ठीक है, ए जो है डज नॉट इंक्लूड ऑल एट्रीब्यूट्स, तो ए जो है हमारा वो कैंडिडेट की नहीं है। अब हम क्लोजर ऑफ बी में देखते हैं तो बी का क्लोजर देखते हैं, बी डिटरमाइंस टू एफ, तो अगर बी का क्लोजर देखें तो बी एफ, और एफ डिटरमाइन टू जी एच, और बी का क्लोजर देखें तो बी एफ जी एच। तो इसमें भी सारे एट्रीब्यूट नहीं है तो ये भी हमारा कैंडिडेट की नहीं है। तो इससे हमारा हैंस प्रूव्ड होता है कि आर जो है कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन आर इज़ ए बी, क्योंकि ए बी में जो है सारे एट्रीब्यूट्स इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा स्टेप क्या हमारा कहता है कि आर को 2NF में डिकम्पोज करना है। ठीक है, तो 2NF तब होती है जब रिलेशन 1NF में हो और कोई पार्शियल डिपेंडेंसीज ना हो, यानी कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स किसी कैंडिडेट की पर पार्शियली डिपेंड ना करे। तो पार्शियल डिपेंडेंसीज की पहचान क्या है कि ए डिटरमाइन टू डी। ठीक है, यानी ए इज़ अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, कैंडिडेट की जो है वो ए जो है कैंडिडेट की का पार्ट है, कैंडिडेट की ए बी का हिस्सा है, और डी ई जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, बी जो है, अब यह बी डिटरमाइंस टू एफ दिया है तो यहाँ जो बी भी कैंडिडेट की का हिस्सा है और एफ भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब हमको डिकम्पोजिशन करना है। ठीक है, इन पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए हम सेपरेट रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो नया रिलेशन फॉर ए डिटरमाइंस टू डी R1 इक्वल टू ए डी, और फिर न्यू रिलेशन ऑफ बी तो R2 इक्वल टू बी एफ, और क्रिएट अ न्यू रिलेशन फॉर द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स, नया रिलेशन फॉर बाकी एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की पर फुली डिपेंड है तो ABCGHIJ। ठीक है, अगर रिजल्टिंग देखें तो हमारे रिलेशन अब 2NF में है क्योंकि सारी पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव हो चुकी हैं। R1 में AD, R2 में BF और R3 में ये। ठीक है, तो ये सब रिलेशन अब 2NF में है। तो ये था पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ
डिफरेंसेस में। ठीक है, तो डिफरेंसेस दी गई है 3NF और BCNF में। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 3NF अगर एक रिलेशन 2NF में है और कोई ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं है तो वो 3NF में है। BCNF क्या कहता है कि अगर एक रिलेशन 3NF में है और हर फंक्शनल डिपेंडेंसीज का लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है तो वो BCNF में है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि डिपेंडेंसी अलाउंस बताता है, ठीक है, कि यहाँ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सुपर की या नॉन सुपर की पर डिपेंड कर सकता है। और BCNF में क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पर सिर्फ सुपर कीज पर डिपेंड कर सकता है। तीसरा क्या है, एनोमलीज। ठीक है, एनोमलीज क्या कहते हैं, कुछ एनोमलीज परसिस्ट हो सकती हैं अगर फंक्शनल डिपेंडेंसीज नॉन सुपर की एट्रीब्यूट्स के बीच हैं। और BCNF क्या कहता है कि यहाँ सभी एनोमलीज एनुमुलेट होती हैं क्योंकि हर डिटर्मिनेंट एक सुपर की होता है। ठीक है, वैसे करके सारे पॉइंट्स हम लोग समझ लेंगे। और यहाँ पर एक प्रूफ है, हम लोग प्रूफ समझते हैं। BCNF इज स्ट्रिक्टर दैन 3NF है या नहीं। ठीक है, तो एक रिलेशन 2NF में तब होता है जब हर फंक्शनल डिपेंडेंसीज यानी x डिटरमाइंस टू y के लिए कम से कम इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, x जो है वो सुपर की हो और y जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो, इसका मतलब जो कैंडिडेट की का पार्ट है। ठीक है, अब हम देखें तो बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म एक रिलेशन बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब हर फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइन टू y हो और x को जो है वो सुपर की होना चाहिए, हमारा x जो है वो सुपर की होना चाहिए। तो चलिए कंसिडर करते हैं। पहला क्या, कंपैरिजन 3NF। तो यहाँ अगर x डिटरमाइन टू y है, ठीक है, x डिटरमाइन टू y है, ठीक है, x डिटरमाइन टू y में y एक प्राइम एट्रीब्यूट है, y जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, तो x जो है सुपर की नहीं भी हो तो चलता है। ठीक है, और BCNF में क्या है कि x डिटरमाइन टू y है, ठीक है, तो x डिटरमाइन टू y के लिए सिर्फ ये कंडीशन अलाउ होती है कि x जो है वो सुपर की होना चाहिए। ठीक है, इसलिए BCNF स्ट्रिक्टर है क्योंकि BCNF हर फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड यानी डिटर्मिनेंट सुपर की होना चाहिए। और 3NF यहाँ एक फंक्शनल डिपेंडेंसी अलाउ होता है अगर राइट हैंड साइड रिजल्ट प्राइम एट्रीब्यूट है चाहे लेफ्ट हैंड साइड सुपर की ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो मान लीजिए एक रिलेशन है R इक्वल टू ABC, ठीक है, और किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है यानी F इक्वल टू A डिटरमाइंस टू B और B डिटरमाइंस टू C। तो कैंडिडेट की यहाँ A होगा और 3NF एनालिसिस से A डिटरमाइन टू B बात करें तो यहाँ A जो है सुपर की है, तो ये 3NF को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें यहाँ डिकम्पोजिशन जब चेक करते हैं, ठीक है, तो BCNF जो है स्ट्रिक्टर है, ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, हर रिलेशन जो BCNF में है वो ऑटोमेटिकली 3NF में भी होगा, लेकिन जो रिलेशन 3NF में है वो ज़रूरी नहीं कि BCNF में भी होगा। तो अब हम डिकम्पोजिशन को चेक करते हैं। ठीक है, लूजी और लूजलेस लूजिंग सेट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास एक रिलेशन दिया गया है R ऑफ XYZ W की, और यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है x डिटरमाइन टू z, y डिटरमाइन टू z, z डिटरमाइन टू w और w क्यू डिटरमाइन टू z और z क्यू डिटरमाइन टू x। ठीक है, अब अगर हम इसको डिकम्पोज करें इनटू सब रिलेशन में तो R1 जो है XW, R2 XY, R3 YQ। अब हमको इसको चेक करना है कि डिकम्पोजिशन लूजलेस है या नहीं। ठीक है, पहला क्या, एट्रीब्यूट क्लोजर। तो डिकम्पोजिशन को लूजलेस होने या ना होने को चेक करने के लिए हमें कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग एट्रीब्यूट क्लोजर। तो क्लोजर ऑफ एक्स जब देखेंगे तो एक्स जब क्लोजर स्टार्ट देखेंगे तो इसको हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, तो एक्स जो है वो सुपर की नहीं है क्योंकि इसमें सभी एट्रीब्यूट्स नहीं आते हैं। वैसे जब वाई का क्लोजर देखेंगे तो y भी सभी एट्रीब्यूट्स को कवर नहीं कर रहा, तो y भी हमारा सुपर की नहीं होगा। अब जब W को देखें तो z इक्वल टू W ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो न्यू एट्रीब्यूट्स आर एडेड, तो WQ भी हमारा सभी एट्रीब्यूट्स को कवर नहीं कर रहा, तो WQ भी हमारा सुपर की नहीं है। वैसे ZQ को देखें तो ZQ भी सेम है। तो इसमें नन ऑफ द क्लोजर कैलकुलेट फॉर इंडिविजुअल एट्रीब्यूटेड और सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास
पूरा सभी को इंक्लूड सभी एट्रीब्यूट्स को कवर नहीं कर रहा, तो एक्स जो है सुपर की नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसे करके देखा जाए तो सुपर की कोई भी क्लोजर जो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स सेट्स के लिए कैलकुलेट किया गया है वो सभी एट्रीब्यूट्स को कवर नहीं करता, इसलिए कोई भी सेट सुपर की नहीं है। तो अब हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे यूजिंग सेट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन को चेक करने के लिए हमें सेट इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करना होगा लूज लेस होने के लिए। पेयर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिलेशन को इंटरसेक्शन में कम से कम एक सुपर की होना चाहिए। तो चलिए चेकिंग पेयर्स ऑफ डिकम्पोज रिलेशन देखते हैं। तो R1 का ये है, R2 ये, R3 ये। ठीक है, सुपर की नहीं है। अब हम लोग पहले देखेंगे R1 जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ R2 यानी X। ठीक है, द एट्रीब्यूट ऑफ X इज़ नॉट अ सुपर की। वैसे ही देखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ Y इज़ नॉट अ सुपर की। ठीक है, द एट्रीब्यूट ऑफ Q इज़ नॉट अ सुपर की। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करें तो कोई भी पेयर वाइज इंटरसेक्शन सुपर की नहीं है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन लूजलेस जॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो क्योंकि कोई भी पेयर वाइज इंटरसेक्शन सुपर की नहीं है, इसलिए रिलेशन का डिकम्पोजिशन इससे नहीं है और लूज ही है। अब नॉर्मलाइजेशन विद MVD एंड JD यानी जॉइंट डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल रिडंडेंसी और डिपेंडेंसी को कम करने के लिए किया जाता है। इसका मकसद डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है, जिससे बड़े टेबल्स को छोटे टेबल्स में डिवाइड करके और उन्हें रिलेशनशिप के थ्रू लिंक करके अचीव किया जाता है। इस प्रोसेस में फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी FD यानी MVD और JD का इस्तेमाल होता है। नॉर्मलाइजेशन के कुछ फ़ायदे होते हैं: एलिमिनेशन ऑफ डेटा रिडंडेंसी, अपडेट एनामोलीज, इम्प्रूव्ड क्वेरी और डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, अब बात करेंगे MVD क्या होता है। तो MVD जो होता है तब होता है जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के लिए वैल्यूज़ का सेट डिटरमाइन करता है। बाकी एट्रीब्यूट से इंडिपेंडेंट फॉर्मल टर्म्स में अगर रिलेशन R के पास डिपेंडेंसी यानी X डबल बार डिटरमाइन कर रहा है Y से, तो Y X के रिस्पेक्ट में मल्टी वैल्यूड है। मतलब हर X वैल्यू के लिए मल्टीपल Y वैल्यूज़ हो सकती है जो बाकी एट्रीब्यूट से इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल की बात कर लें, मान लो एक रिलेशन है जहाँ एक एम्प्लॉयज़ के पास मल्टीपल स्किल हैं और उनका डिपार्टमेंट इन स्किल से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसा लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी जो है हमारे पास उनको डबल डैश करेंगे। ठीक है, और स्किल कर देंगे। तो ये रहा हमारा रिलेशन। ठीक है, जहाँ पर पाइथन, जावा, SQL ये सब एक ही क्लाइंट के पास सारे स्किल्स हैं, तो उसको हम लोग डबल डिटर्मिनेशन के साइन से डिनोट करेंगे। अब हम जॉइंट डिपेंडेंसी देखते हैं। तो जॉइंट डिपेंडेंसी तब होता है जब एक रिलेशन को मल्टीपल सब रिलेशन में डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, डिकम्पोज किया जाता है ऐसे कि इन सब रिलेशन का जॉइंट ओरिजिनल रिलेशन को बिना किसी इंफॉर्मेशन लॉस के वापस लाता है। सेट टर्म्स में अगर रिलेशन R इज ऑफ ABC को R1 AB और R2 AC में डिकम्पोज किया जा सके तो ये जॉइंट डिपेंडेंसी है, इससे ये डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऐसे डबल एरो इसमें मार दिया जाता है। ठीक है, अब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, एक रिलेशन 4NF में होता है अगर ये बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म में हैं और इसमें कोई नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है, तो 4NF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिलेशन को डिकम्पोज करके रिमूव किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ R ऑफ फैकल्टी कोर्स कमिटी। ठीक है, तो यहाँ एक फैकल्टी मल्टीपल कोर्स पढ़ा सकती है और वो मल्टीपल कमिटीज़ का मेंबर भी हो सकता है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर इसका डिकम्पोजिशन करें तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएंगे। और वैसे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि एक रिलेशन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है अगर यह 4NF में है और रिलेशन में है और हर जॉइंट डिपेंडेंसी कैंडिडेट की से सिंप्लीफाइड है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें, एक रिलेशन जो फैकल्टी, मेंबर, कोर्सेज और कमिटीज़ के डेटा को स्टोर करता है। अगर रिलेशन को डिपेंडेंसीज के अंदर पर छोटे रिलेशन में डिकम्पोज किया जाता है तो ये डिकम्पोज रिलेशन मिलकर ओरिजिनल रिलेशन को बिना किसी डेटा लॉस के वापस लाना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ
और भी अल्टरनेट अप्रोच है डेटाबेस डिज़ाइन के, जैसे डी नॉर्मलाइजेशन, डेटा वेयर हाउसिंग और नो एसक्यूएल। तो डी नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ जानबूझकर रिडंडेंसी ऐड करना है ताकि रीड परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके जब कॉम्प्लेक्स जॉइन परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। और डेटा वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि यह एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी बनाना होता है ताकि एफिशिएंट क्वेरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। और नो एसक्यूएल में क्या होता है, ये एक फ्लेक्सिबल स्कीमालेस अप्रोच है जो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को बिग डेटा इन्वायरमेंट में हैंडल करने के लिए सूटेबल है। अब डेंगलिंग टपल्स क्या होते हैं कि डेंगलिंग टपल्स तब बनते हैं जब फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेट होते हैं। मान लो एक स्टूडेंट टेबल में कोर्स टेबल का फॉरेन की रेफरेंस है, ठीक है। तो अगर कोर्स को डिलीट कर दिया जाता है तो बिना स्टूडेंट टेबल से रेफरेंस रिमूव किए तो डेंगलिंग टपल्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल में बात करें तो अगर स्टूडेंट टेबल में कोर्स टेबल का फॉरेन की रेफरेंस है तो कोर्स को डिलीट करना बिना स्टूडेंट टेबल रेफरेंस के रिमूव करना डेंगलिंग टेबल्स क्रिएट करेगा। कंक्लूजन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस डेटाबेस डिज़ाइन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है और रिडंडेंसी को कम करता है। ये मल्टी वैल्यूड और जॉइंट डिपेंडेंसीज को समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट भी, ताकि डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो ये रहा हमारा चैप्टर 3 का वन शॉट वीडियो, इसमें हम लोग हर टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंसेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल्स हर चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी करके जाते हैं तो इससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं पूछने वाला। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में जो कि वन शॉट होगा। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड। थैंक यू।